हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 प्रदूषण। उस यूनिट में और भी बहुत सारे टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक से संबंधित ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और इसी यूनिट से संबंधित और भी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारी यूनिट नंबर 5, ठीक है, उसका है ये लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। सेशन में रहेंगे 20 क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के 2 भाग कौन से हैं, ठीक है। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के 2 भाग कौन कौन से हैं वो हमको बताना है, ठीक है। आपदा यानी कि जो आपदा होती है उसके 2 प्रकार हमें बताना है, प्रकृति और उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी है मानवीय आपदा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न होना, तो प्राकृतिक रूप से भी आपदा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से भी आपदा उत्पन्न हो सकती है और मानवीय रूप से भी आपदा उत्पन्न हो सकती है। मतलब उत्पत्ति के आधार पर भी आपदा होती है 2 प्रकार की, ठीक है, प्राकृतिक भी और मानवीय भी। अगर प्रकृति की बात करें, मतलब कि उसके टाइप की बात करते हैं, तो प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का प्राकृतिक कारण है, ठीक है। कौन सा बाढ़ का प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण है पूछा हमें, ठीक है। नेचुरल फैक्टर यानी कि जो नेचुरल, मतलब उसमें क्या रहेगा कि प्राकृतिक कारण होगा, वो मानव निर्मित नहीं होगा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होगा वो कारण। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का प्राकृतिक कारण है वो हमको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी दोषपूर्ण सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी अवसादीकरण, ऑप्शन नंबर डी दोषपूर्ण कृषि पद्धति, ठीक है। प्राकृतिक कारण पूछा गया है तो वनों की कटाई तो कोई प्राकृतिक कारण है नहीं, ठीक है। बाढ़ का पूछा गया है, वो भी बाढ़ का प्राकृतिक कारण, ठीक है। और दोषपूर्ण सिंचाई ये भी कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। अवसादीकरण ये प्राकृतिक कारण है, और दोषपूर्ण कृषि पद्धति ये भी कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। मतलब अगर हम ये तीनों को देखें, ठीक है, अगर ये तीनों को देखें तो ये मानव निर्मित कारण है, ठीक है। वनों की कटाई करेंगे तो भी मानव करेंगे, दोषपूर्ण सिंचाई करेंगे तो भी मानव ही करेंगे, और दोषपूर्ण कृषि पद्धति को अपनाएंगे तो भी मानव ही इसे अपनाएंगे। मतलब ये तीनों क्या है, मानव निर्मित कारण है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे इतना समझाने की नीड नहीं है यहाँ पर, परंतु फिर भी हम क्या करेंगे, शब्दावलियों को समझने की कोशिश करते, ठीक है। ये तीनों क्या है, मानव निर्मित है। परंतु अवसादीकरण, अब देखो अवसादीकरण एक नया शब्द आया है, तो अवसादीकरण क्या होता है। जैसे कि क्या होता है कि एक नदी है, ठीक है, नदी में बाढ़ आ रही है, ठीक है, बाढ़ आ रही है तो क्या हो रहा है, पानी अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा कर ला रहा है, ठीक है। इधर बहुत सारी और भी चीजें हैं तो पानी क्या कर रहा है, और बहुत सारी चीजों को बहा कर ला रहा है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर वो पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जहां पर वो पानी इकट्ठा होगा तो वो चीजें भी क्या हो जाएगी, वहां पर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अवसाद बढ़ जाएगा, ठीक है। अवसाद बढ़ जाएगा मतलब कि जो नीचे जो गाद जैसी जो स्थिति होती है ना, मतलब जैसे कीचड़ जो होता है, अवसाद जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि अवसादीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, तो इसे तो कोई मानव कर नहीं रहा है, ये प्राकृतिक कारण है, ठीक है। और अगर अवसाद बढ़ गया, बहुत ज्यादा अवसाद हो गया, तो फिर क्या होगा, इस स्पेस पर भी क्या हो जाएंगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर पहले क्या होता था, पानी जमता था आके, ठीक है, पानी रुकता था यहाँ पर आके, परंतु अब यहाँ पर अवसाद बहुत अधिक हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बाढ़ का प्राकृतिक कारण, अवसादीकरण, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी गाद, ऑप्शन नंबर डी कीचड़, ठीक है। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, आप लोगों ने 6th 7th 8th की सोशल साइंस में जो पर्यावरण का जो पोर्शन है उसमें आपने मिट्टी के बारे में बहुत अधिक पढ़ा होगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी
जो है ऐसा नाम सुना होगा, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो ये होती है खादर भूमि, सॉरी खादर मिट्टी, ठीक है। यानी बांगर और खादर मिट्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो खादर मिट्टी जो होती है उसे हम नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, या नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में कितने प्रतिशत से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में कितने प्रतिशत से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब देखो मौसम विभाग के अनुसार एक पर्टिकुलर परसेंट बताया गया है कि भाई इतने परसेंट में वर्षा होगी, ठीक है, वर्षा कम होगी तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 40%, ठीक है। तो 25% अगर वर्षा कम हो गई, मतलब 100 में से अगर 25% वर्षा कम हो गई तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अगर 25% वर्षा कम हो गई तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी, किसके अनुसार, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5, इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी बैरोग्राफ, ठीक है। कार्डियोग्राफ तो हार्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है, और फिजियोग्राफ भी कुछ फिजिकल इससे रिलेटेड होगा, परंतु हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ होता है। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आप इसे रिकॉल कर लीजिए। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, भूकंप मापा जाता है। अब हमें ये पूछा गया कि भूकंप मापा जाता है, किस में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोफोर्ट पैमाने में, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन में, ऑप्शन नंबर डी रिएक्टर पैमाने में, ठीक है। तो भूकंप मापा जाता है। अब देखिए जो डेसिबल है उसमें तो ध्वनि मापते हम, ठीक है। न्यूटन ये बल से रिलेटेड ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन रिएक्टर पैमाने में क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को हम किस मापक में मापते हैं, कौन सी यूनिट होती है, यह पैमाना क्या होता है, रिएक्टर पैमाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टर पैमाने में हम क्या करते हैं, भूकंप को मापते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भूस्खलन का एक कारण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भूस्खलन का एक कारण नहीं है, हमें बताना है कि भूस्खलन का एक कारण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप। भूस्खलन यानी क्या होता है, जैसे बहुत सारे मतलब जो पर्वत रहते हैं या कुछ ऐसी ऊबड़ खाबड़ सी जो जमीन होती है, या हमारी जो जमीन होती है सिंपल समतल ही होती है, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, भूमि क्या होती है, स्खलित होती है, मिट्टी क्या होती है, अपनी जगह छोड़ती है, और इस तरीके से वो क्या होती है, स्खलित होती है, तो ये हो जाता है भूस्खलन, ठीक है। तो हमको पूछा गया कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी वर्षा, ऑप्शन नंबर सी सड़क निर्माण, ऑप्शन नंबर डी चक्रवात, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम माइंड करें तो भूकंप तो बिल्कुल कारण होगा ही होगा। अगर भूकंप आएगा तो ये भूमि स्खलित होगी ही। वर्षा बहुत अधिक मात्रा में अगर वर्षा होगी तो क्या होगा, भूमि का स्खलन होगा ही होगा, ठीक है। मतलब मिट्टी अपनी जगह छोड़ेगी ही छोड़ेगी। सड़क निर्माण में भी होगा, परंतु चक्रवात अगर आता है तो चक्रवात से भूमि स्खलन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि चक्रवात क्या होता है, एक वायु की ऐसी स्थिति होती है, वायु की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है चक्रवात, और इसमें क्या होता है कि सामान्य वेग से बहुत अधिक ज़्यादा वेग में क्या होती है, वायु प्रवाहित होती है, जिससे जनहानि की मतलब जन माल की हानि होती है, ठीक है, चक्रवात के अंतर्गत। परंतु भूस्खलन उसमें नहीं होता है, ठीक है, भूस्खलन उसमें नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं, अब अपने जो अगला प्रश्न है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8, निम्न किस आपदा में सागरीय दीवार का निर्माण किया जाता है जो ऊंची लहरों को आवासीय क्षेत्रों में आने से रोकता है, ठीक है। निम्न किस आपदा में सागरीय दीवार का निर्माण किया जाता है जो ऊंची लहरों को किससे
क्या दिया हुआ है, सागरीय दीवार का निर्माण किया जाता है जो ऊंची लहरों को आवासीय क्षेत्रों में आने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुनामी, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी भूकंप, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी। ओके, तो हमको क्या बताना है, निम्न में से किस आपदा में सागरीय दीवार का निर्माण किया जाता है जो ऊंची लहरों को आवासीय क्षेत्रों में आने से रोकता है। ठीक है, तो जो सुनामी होती है ना, सुनामी क्या होती है, जैसे ये समुद्र है, समुद्र का स्तर है। ठीक है, अगर इसमें कोई मतलब कुछ ऐसी हलचल होती है कि ये समुद्र का जो पानी है इसका स्तर कुछ इस तरीके से ऐसा बढ़ता है। ठीक है, और ये एक दीवार के रूप में क्या होता है, एक दीवार के रूप में क्या होता है, ये इस तरीके से ये बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये दीवार के रूप में इधर अगर आवासीय क्षेत्र है तो ये दीवार के रूप में जो है ना, तो ये इधर की स्थिति को ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, मतलब पानी ये वाला जाएगा परंतु इधर वाली जो भयंकर जो स्थिति है वो इधर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये सुनामी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाढ़ भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आएगा। क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा, सुनामी। ठीक है, सुनामी एक सागरीय दीवार की तरह होती है जो आवासीय क्षेत्रों में ऊंची लहरों को आने से रोकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 9। सुनामी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर स्पेलिंग भी लिखी हुई है। सुनामी किस भाषा का शब्द है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जर्मन, ऑप्शन नंबर बी इटालियन, ऑप्शन नंबर सी जापानी, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। ओके, तो हमको बताना है कि सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी है जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, सुनामी क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, कौन सा वनस्पति सागर के तट रेखा में सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। कौन सा वनस्पति सागर के तट रेखा में सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है, मतलब कि देखो एक वनस्पति होती है और अगर देखें तो सागरीय तट रेखा में सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। वो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी वनस्पति है जो वनस्पति सागर तट रेखा में सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा है वो। ऑप्शन नंबर बी सोनेरिटा, ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर डी खेजड़ा। ये खेजड़ी है। ठीक है, तो खेजड़ी तो रेगिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है, मतलब बहुत कम मात्रा में जहाँ पानी होता है ना वहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष होता है। ठीक है, और राइजोफोरा भी क्या होता है, राइजोफोरा मतलब ये भी नहीं होगा, ये सागर तट रेखा पर नहीं पाया जाता है। सोनेरिटा भी नहीं, परंतु मैंग्रोव वन जो होते हैं, ठीक है, सॉरी, यस, ओके, मैंग्रोव वन जो होते हैं, ठीक है, तो ये अत्यधिक दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सागरीय तट रेखा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव। ठीक है, अगर मैंग्रोव वन है, इधर सागर है, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर सुनामी आ रही है, ठीक है, ये सुनामी आ रही है तो ये मैंग्रोव वन जो है, ठीक है, ये मैंग्रोव वन जो क्षेत्र है ये क्या करेगा, इसे आवासीय क्षेत्रों की क्या करेगा, मान लेते हैं ये आवासीय क्षेत्र है तो यहाँ पर इसकी रक्षा करने का काम कौन करेगा, मैंग्रोव वन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सागरीय तट रेखा वाले क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन। यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो दलदली एरिया होता है वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया। ठीक है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम बताना है हमको। ऑप्शन नंबर ए 2004, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2005, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2006, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2007। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो कब आया, तो वो आया था वर्ष 2005 में। ठीक है, वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था, तो ये हमको बताना है, आपदा के निवारण संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में आया, याद रखना है आपको। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 12। ठीक है, सागरवाणी ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया था। ठीक है, सागरवाणी ऐप जो है किस मंत्रालय ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सागरवाणी ऐप जो है वो जो है मतलब किस मंत्रालय ने किया था, वो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने किया था। ठीक है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने सागरवाणी ऐप
जारी किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 13। ओके, प्रश्न नंबर 13 की बात अगर करते तो निम्न में से कौन एक नवीकरणीय ईंधन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नवीकरणीय ईंधन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नवीकरणीय मतलब कि ऐसा ईंधन जिसका नवीनीकरण हो सकता है, जो पुनः बनाया जा सकता है। ठीक है, पुनः निर्माण, हम इस शब्द से इसे याद रखते हैं, जिसका पुनः निर्माण हो सकता है। ओके, तो वो होते हैं नवीकरणीय ईंधन। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका पुनः निर्माण, होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा उसे। ऑप्शन नंबर बी डीजल, डीजल का भी नहीं होगा। सीएनजी, सीएनजी भी नहीं होगी, और इनमें से कोई नहीं, मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अनवीकरणीय ईंधन पूछते तो ये तीनों के तीनों आते, परंतु नवीकरणीय ईंधन पूछा है तो ये तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, तो ये है सूर्य प्रकाश से पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया से बनती है। ठीक है, सूर्य प्रकाश से पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया से बनती है, तो वो हमको बताना है यहाँ पर। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी O3 और ऑप्शन नंबर डी फ्लूओराइड। ठीक है, फ्लूओराइड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया से बनती। पराबैंगनी किरणें जो है वो किनके अभिक्रिया से बनेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का संबंध हमको सही सही बताना है कि किनसे होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी नहीं होता है, परंतु ओजोन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ओजोन आ जाएगा, O3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, O3। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 15। भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। भूमि अपरदन भी क्या होता है, वो भूस्खलन टाइप का कुछ होता है, लेकिन भूमि अपरदन छोटे पैमाने पर होता है। ठीक है, भूमि अपरदन मतलब कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की सतह जो होती है, उससे क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी का अपरदित होना। ठीक है, तो इसको कौन से रीजन से हम रोक सकते हैं, अतिचारण से। अतिचारण मतलब पशुओं के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में हम अतिचारण करेंगे, पशुचारण अधिक मात्रा में कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा अतिचारण। ऑप्शन नंबर बी पूरी वनस्पति हटा देंगे तो क्या भूमि अपरदन रुक जाएगा, वनारोपण करेंगे तो रुकेगा, या चारण बढ़ाकर। मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों ऐसे कारण हैं जो भूमि अपरदन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों ऐसे कारण हैं जो भूमि अपरदन को बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु अगर हम वन आरोपण करेंगे, मतलब वन लगाएंगे या वृक्ष लगाएंगे, ठीक है, वन लगाएंगे या वृक्ष लगाएंगे तो वहां पर भूमि अपरदन को हम रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब वनारोपण करके हम भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, लाल आंकड़े की पुस्तक प्रसिद्ध है। ठीक है, रेड डाटा बुक जो होती है, लाल आंकड़े की पुस्तक प्रसिद्ध है, तो वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए विलुप्त पौधे और प्राणियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी विलुप्त पौधों के लिए, ऑप्शन नंबर सी संकटग्रस्त पौधों के लिए और संकटग्रस्त प्राणियों के लिए। यहाँ साड़ियों लिखा हुआ है, यहाँ प्राणियों कर लीजिए आप। ठीक है, संकटग्रस्त प्राणियों के लिए। तो हमको यहाँ पर आंसर ये बताना है कि लाल आंकड़े की जो पुस्तक होती है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम आंसर की बात कर लेते हैं, जो आंसर है संकटग्रस्त पौधों के लिए। ठीक है, संकटग्रस्त पौधों के लिए कौन सी पुस्तक होती है, लाल आंकड़ों की पुस्तक होती है। ओके, और अगर जैसे जो पौधे होते हैं, अगर संकटग्रस्त पौधों में है, वो लाल आंकड़े में है, परंतु अगर उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो फिर एक ब्लू कलर की जो पुस्तक होती है उसमें उसे क्या कर देते, एडिट कर देते, ग्रीन कलर में एडिट कर देते हैं अगर मात्रा बढ़ जाती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, संकटग्रस्त पौधों के लिए। ओके, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 17। पौधों को उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रखने की विधि को कहते हैं। ठीक है, पौधे जो है उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रख रहे हैं, कहीं और ले जाकर नहीं रख रहे हैं। तो हम ऑप्शन नंबर ए उत्स्थानीय संरक्षण,
ऑप्शन नंबर बी स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी जर्मोप्लाज्म और जीन बैंक। ठीक है, तो उत्स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये आपने दो शब्द सुने होंगे, लेकिन उत्स्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण ये दो शब्द आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो ये होता है एक्स सिटू संरक्षण। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ओके, एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया हमारा उत्स्थानीय संरक्षण, और ये हो गया हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, थोड़ा सा आप राइटिंग पर ध्यान ना देते हुए ओरल पर ध्यान दीजिए। इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जा रहा है, कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वस्थानीय संरक्षण हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानीय संरक्षण। पौधों को मतलब पौधों को उनके स्थान पर ही सुरक्षित रख रहे हैं, कहीं और उन्हें दूसरी जगह नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हो गया स्वस्थानीय संरक्षण। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, वन उन्मूलन किसके अवसर कम करता है। ठीक है, सॉरी एक शब्द छूट गया यहाँ पर टाइपिंग में, कम करता है। वनोन्मूलन किसके अवसर कम करता है, मतलब वनोन्मूलन से कौन से अवसर कम होते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, या जो क्वेश्चन की जो शब्दावलियाँ जो होती है उसे हम समझते नहीं हैं। ठीक है, अगर हम उसे समझ ले तो हमें करेक्टली ये समझ में आ जाता है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वही हमको समझ में अगर नहीं आएगा तो हम बिल्कुल करेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो वनोन्मूलन किसके अवसर को कम करता है। ठीक है, वर्षा के अवसर को कम करेगा, बवंडर के अवसर को कम करेगा, और ऑप्शन नंबर सी मृदा की सतह के अपरदन से और बारहकलन को। तो देखो वन उन्मूलन से भूस्खलन तो होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, वन उन्मूलन से भूस्खलन होगा, मतलब उसकी मात्रा को वो अधिक करेगा। मृदा की सतह के अपरदन में भी वो बढ़ाएगा ही। भवंडर जो होते हैं वो भी बढ़ेंगे। वर्षा की स्थिति जो होंगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वर्षा की स्थिति क्या होगी, कम होगी। देखिए ये तीनों की स्थिति क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, भूस्खलन भी बढ़ेगा, अपरदन भी बढ़ेगा, बवंडर भी बढ़ेगा, परंतु वर्षा जो है ना वो बहुत ही कम मात्रा में होगी। ठीक है, अगर हम वनों को काट देंगे तो वर्षा की मात्रा कम ही होगी ना। ठीक है, वर्षा की जो मात्रा है वो कम होगी, यानी कि अवसर को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, वर्षा के अवसर को कम कर रहा है कौन, वनोन्मूलन। ओके, आई थिंक मैं समझा पाई हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भारत में आजकल शेर कहाँ रहते हैं। ठीक है, भारत में आजकल शेर कहाँ रहते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के जंगल में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात के गिर जंगल में, ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी के जंगल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के जंगल में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात के जंगल में, ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी के जंगल में। ठीक है, तो भारत में आजकल शेर कहाँ रह रहे हैं, गुजरात के गिर जंगल में। ठीक है, कहाँ रह रहे हैं, गुजरात के गिर जंगल में, मतलब गुजरात का जो गिर जंगल होता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए फेमस है, शेर के लिए फेमस है। ठीक है, सफ़ेद शेर वहाँ पर बहुत अधिक पाए जाते हैं, और गुजरात का गिर जंगल जो है वो शेर के लिए फेमस है, जो भारत में होता है। ठीक है, भारत में है, तो ये समझ में आ गया है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये प्रदूषण से ही रिलेटेड है, मतलब उन्हीं से इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है इन्हीं से संबंधित है कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जीव प्राणी है, कुछ जीके के भी क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य प्राणी है वो हमसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी कीवी, ऑप्शन नंबर डी कंगारू। ठीक है, तो कंगारू जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य प्राणी। ठीक है, कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य प्राणी। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया सेशन एंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेशन एंड, हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। इसके बाद सारे के सारे जो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं या जो भी अपलोड हो चुके हैं उन सारे वीडियोस को देखिए। इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों का सिलेबस काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो सिलेबस से किस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का आइडिया भी आपको हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।